हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआरसी की सीरीज में आपका स्वागत है। मुझे आशा है आपने पुराने सारे वीडियो देख लिए होंगे। आज हम पॉलिसी एंड कंप्लायंस इस पूरी एप्लीकेशन को वन बाय वन समझेंगे और इसका डेमो देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बट लॉन्ग वीडियो है। अगर आपको पूरा समझना है तो आखिर तक इसको पूरा देखिएगा। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये हमारा जीआरसी कोर्स है। इसमें सारे वीडियोस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, 5 वीडियोस। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको कौन कौन से प्लगइन को इंस्टॉल करना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास देखिए ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर पॉलिसी और कंप्लायंस का पूरा है, जो जो चीजें इसमें होती हैं सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन के लिए, मैंने अपनी वेबसाइट सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर पे एक पूरा का पूरा आर्टिकल आपके लिए तैयार किया है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है पॉलिसी एंड कंप्लायंस, ठीक है, इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसके अंदर जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सामने है। कंपनी है सिक्योर बैंक इंडिया, एरिया है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। जो रेगुलेशन है वो यहाँ पे सेबी की एक रेगुलेशन आई है, उसको फॉलो करके हम एक पॉलिसी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और उस पॉलिसी को हम पूरा का पूरा लाइफ साइकिल उसका देखेंगे, और उसके साथ साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं, कॉम्प्लायंस कहाँ कहाँ पे आता है, वो यहाँ पे डिस्कस होगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे है द कंप्लीट फ्लो ऑफ पॉलिसी एंड कंप्लायंस एप्लीकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये सब पता होना चाहिए, फ्लो। तो देखिए, सबसे पहले अथॉरिटी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके बाद उसमें एक साइटेशन ऐड की जाती है और उसको कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से लिंक किया जाता है। फिर हम पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी के अंदर ये सब चीजें एक एक करके बनती हैं, एंटिटी, इंडिकेटर, एविडेंस, रिक्वेस्ट और इशू। और फाइनली पॉलिसी जो पब्लिश्ड है उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट बनता है और पॉलिसी एक्सेप्शन होता है। तो चलिए इन सबको अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, और उसके साथ साथ हम इसको लाइव आपके सामने बना के दिखाएंगे। सबसे पहला स्टेप है अथॉरिटी डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है अथॉरिटी डॉक्यूमेंट? इट इज एन एक्सटर्नल रेगुलेशन, लॉ और स्टैंडर्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लाई विद। इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड अ रेगुलेटर, गवर्नमेंट बॉडी और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये ओरिजिनल सोर्स होता है जहां से एक डिमांड उठती है और आपको भी उसको फॉलो करना होता है। एक लॉ बनाया जाता है, किससे? या तो गवर्नमेंट बनाएगी या रेगुलेटर बॉडी बनाएगी। अब रेगुलेटर कौन होते हैं? जैसे कि बैंकिंग के लिए आप देखिए इंडिया के अंदर आरबीआई है, और स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी है। तो ये सब क्या है? ये सब इनको रेगुलेट कर रहे हैं इन चीजों को। तो लेट से कि आरबीआई की तरफ से एक फरमान आया, एक नई पॉलिसी आई। अब उस पॉलिसी को हमें अपने बैंक में जरूर बनाना है, क्योंकि हमारा बैंक इंडिया के अंदर है, इंडिया में इसकी ब्रांच है, यहाँ पे उसको फॉलो हमें करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको अथॉरिटी डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं। ये अथॉरिटी डॉक्यूमेंट क्या है? ये उस पॉलिसी का जो कि उस पर्टिकुलर रेगुलेटर ने बनाई है, उसके पॉइंट्स, टर्म्स और कंडीशंस इसके अंदर हम लिखेंगे, और ये स्टोर होगा सर्विस नाउ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में देखिए सिक्योर बैंक इंडिया। तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर यहाँ पे क्या है, सेबी ने एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ इशू किया है। ठीक है, जिसको हम अब अथॉरिटी डॉक्यूमेंट में बनाएंगे। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले एक अथॉरिटी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम उसमें डालेंगे। ये हमारी स्क्रीन है। तो यहाँ पे देखिए अंडर कंप्लायंस यू सी अथॉरिटी डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन इट, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मैंने आपके सामने डाल दी हैं। देखिए नेम में मैंने हिंदी ऐड किया है क्योंकि इंग्लिश चैनल के लिए मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे ये इसका नेम हो गया, नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। सोर्स और सोर्स आईडी, देखिए ये अथॉरिटी डॉक्यूमेंट बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं और ये हर जगह नहीं मिलते, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है इन रियल सेंस, जब रियल में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसको मैन्युअली बनाया है। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन जब होती है तो उसकी सोर्स की डिटेल यहाँ पे आ जाती है, तो फिलहाल हम वो नहीं देंगे। इसके बाद ये कॉमन नेम है, ये इसकी कैटेगरी है। ठीक है, आपके हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी आपके सामने है, आप नई कैटेगरी भी बना सकते हैं। इस तरह से ये टाइप है हमारा, ये रेगुलेशन है क्योंकि ये सेबी ने दिया है। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, कोई एक्ट हो सकता है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, तो आप उस हिसाब से टाइप डिस्कस करें यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए इसकी वैलिडिटी है, कब से कब तक ये रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लायंस स्कोर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है एट द एंड, तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट होगा। ये इसका वर्जन है, ठीक है। ये इसका छोटा सा हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो हमारा अथॉरिटी डॉक्यूमेंट रेडी है, इसको करेंगे सबमिट। तो यहाँ पे देखिए हमारा अथॉरिटी डॉक्यूमेंट सामने आ गया आपके। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हो गए अथॉरिटी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट टू रिमेंबर में वही मैंने बोला है, अथॉरिटी डॉक्यूमेंट ऑटो पॉपुलेट होते हैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर उस रेगुलेटर की वेबसाइट से। पूरा इंटीग्रेशन का ऑप्शन वहाँ पे होता है। और आप इंटीग्रेट कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है हमारा एट द बॉटम, कंटेंट इंटीग्रेटर। ये यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे इजिली वो एपीआई के थ्रू या किसी और इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू आप यहाँ पे कंटेंट ला सकते हैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से। लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअल में ये नहीं बना रहे, एक डेमो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अथॉरिटी डॉक्यूमेंट। इसके बाद आता है साइटेशन। अब साइटेशन क्या होता है? साइटेशन इज अ स्पेसिफिक क्लॉज और सेक्शन इनसाइड द अथॉरिटी डॉक्यूमेंट। तो देखिए अथॉरिटी डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है। उसमें हर चीज को मद्देनजर रखते हुए चीजें डिटेल में दी गई हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उनमें से एक पॉइंट को या हर पॉइंट को हम साइटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी डॉक्यूमेंट क्या है? द फुल सेबी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो 50 पेजेस का होगा, ठीक है। लेकिन साइटेशन उनमें से एक सेक्शन है जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। हम हर चीज नहीं करेंगे, हम वही सेक्शंस अपने यहाँ पे लागू करेंगे जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है एज अ बैंक, ठीक है। तो इस केस में हमने MFA इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कस्टमर लॉगिन्स। तो देखिए यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो हमने बोला मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सभी जितने भी लॉगिन है हमारी एप्लीकेशन पे लोग लॉगिन होंगे उन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो उस तरह का हम एक साइटेशन बनाएंगे। तो साइटेशन क्या हो गया? उस बड़े अथॉरिटी डॉक्यूमेंट का वो नेसेसरी पार्ट जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। एक से ज्यादा साइटेशंस भी हो सकते हैं या फिर एक साइटेशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा अथॉरिटी डॉक्यूमेंट ये है, इसके रिलेटेड हम ये साइटेशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए साइटेशन के लिए हमें ये फील्ड्स बनानी है, मैं इनको ऐड करता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे साइटेशंस पे, तो यहाँ पे अथॉरिटी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको साइटेशन मिल जाएंगी। क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन न्यू। सारी बेसिक फील्ड्स हैं, इनको भरते हैं। यहाँ पे नेम आ गया उसका, अगेन मैं इसके आगे हिंदी ऐड कर दूंगा। तो देखिए हमारे साइटेशन की वैल्यूज मैंने डाल दी है। नेम आप जानते हैं, रेफरेंस, जो भी ये रेफरेंस था उस पर्टिकुलर अथॉरिटी डॉक्यूमेंट का, उसका पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। कौन सा अथॉरिटी डॉक्यूमेंट है सेम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, जो हमने अभी बनाया है हिंदी वाला। इसका पेरेंट कौन है? इस समय इसका कोई पेरेंट नहीं है, आप चाहें तो इसमें पेरेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी साइटेशन इससे लिंक कर सकते हैं अगर वो लिंक है तो, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। सोर्स आईडी नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे किस टाइप का है साइटेशन, तो फिलहाल हम कंट्रोल लगा रहे हैं, राइट। एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। ये एक्टिव है, ये इसका कंप्लायंस स्कोर है, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया, इसको अब हम सबमिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा साइटेशन आपके सामने रेडी है, ठीक है। इसका कंप्लायंस स्कोर भी अभी 0 है। आगे ये अपडेट होगा। तो आगे चलते हैं, हमने साइटेशन बना लिया है। तो यहाँ पे कुछ मैंने और डिटेल्स दी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं जिससे आपको साइटेशन के बारे में और डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल हमारा साइटेशन बन चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब हम बनाएंगे एंटिटी। तो एंटिटी कहाँ पे है? तो देखिए अंडर स्कोपिंग वी हैव द एंटिटी, तो क्लिक ऑन ऑल एंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज है एंटिटी के, इस पे न्यू पे क्लिक कीजिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या होता है एंटिटी। एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स any part of your business that needs to be monitored for compliance. Think of it simply like compliance rules do not apply to thin air. They apply to something specific, an application, a department, process or system. Then it is known as entity. So basically एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस पर्टिकुलर चीज को आपको मॉनिटर करना है या फिर कॉम्प्लायंस देखना है किस, यहाँ पे एंटिटी का मतलब होता है जिस चीज का आपने कॉम्प्लायंस देखना है उसके लिए आप एक एंटिटी बनाएंगे। हो सकता है एक कंपनी के अंदर कई सारी एंटिटीज बने, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आपकी एंटिटीज बन रही हैं या फिर बेस्ड ऑन प्रोसेस आप एंटिटी बना रहे हैं। तो जिस चीज को मॉनिटर करना है
उस चीज के लिए हम एक एंटिटी बनाते हैं सिंपल। अब यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल में देखें, हमारा जो हमारा बैंक है सिक्योर बैंक इंडिया, इसके अंदर कई सारी बिजनेसेस हैं, ठीक है। इसमें मोबाइल बैंकिंग भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, कोर बैंकिंग है, एचआर डिपार्टमेंट है, पेरोल डिपार्टमेंट है। लेकिन हमारा ये जो अथॉरिटी डॉक्यूमेंट है, ये किसके ऊपर है? ये मोबाइल बैंकिंग के ऊपर है, ठीक है। तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड अब हम एक एंटिटी बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा रेगुलेशन आया है ये मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने ईज के लिए यहाँ पे एक एंटिटी बनाई है, ठीक है। तो ये एंटिटी आगे जाके देखिए कई चीजों से कनेक्ट होगी, जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे जाके। एक कंपनी के अंदर कई सारी एंटिटीज भी हो सकती हैं, इट्स नॉट अ इशू, ठीक है। तो ये सारी की सारी फील्ड्स हैं जो हमें भरनी है यहाँ पे। तो चलिए पहले मैं इनको भर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। तो ये सारी फील्ड्स हमारी भर चुकी हैं। सबसे पहले हमने नेम दिया सिक्योर बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हिंदी, ठीक है, क्योंकि एक एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पे क्लास एप्लीकेशन होगी। आप देखिए कई सारी क्लास की वैल्यूज आपके सामने है, ये कोई बिजनेस कैपेबिलिटी हो सकती है, बिजनेस प्रोसेस हो सकती है, बिजनेस यूनिट हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी भी पूरी हो सकती है, ठीक है। तो जिस चीज पे आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं वही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे जिसके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लाइक एप्लीकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वही हमारी एंटिटी बनेगी। रेफर टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, देखिए आप चाहें तो इस एंटिटी को किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से रेफर कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। आप कनेक्ट करने का क्या मतलब, आप चाहें तो इस एंटिटी को किसी पर्टिकुलर सीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हम बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एंटिटी इस पर्टिकुलर सीआई पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे वही डिपेंडेंसी वाली चीज आ जाएंगी। उस समय जब वो सीआई डाउन जाएगा या उस सीआई में कोई इश्यू होंगे तो आपको ये एंटिटी वहाँ पे दिखेगी। तो अगेन आप प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जो भी टीम्स हैं, कि भैया ये पर्टिकुलर हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ इश्यूज हैं, तो ये एंटिटी में भी इशू आएंगे। तो उस केसेस में आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सीएमडीबी टेबल ऐड करना है और उस पर्टिकुलर सीआई का नाम ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे हैं, बेसिकली रिपोर्टिंग पर्पस और इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए आप ऐड कर सकते हैं। तो हर तरह का ऑप्शन सर्विस नाउ ने दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन डिपार्टमेंट आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये इसका ओनर है इस एंटिटी का। तो जनरली ओनर कौन होगा? ओनर बेसिकली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो हेड होगा, ठीक है, उस तरह से आप यहाँ पे ओनर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक फील्ड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लायंस अटेस्टेशन फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि ये एंटिटी बनी है, ये डायनेमिक है, मतलब एक तरह से यहाँ पे इसका चेक किया जाता है कि ये एंटिटी सही है नहीं है। तो उस केस में एनुअली हम इसको अटेस्ट करते हैं, जो भी अटेस्ट करने वाला बंदा है वो देखेगा कि भैया ओके ये एंटिटी है, ये एंटिटी इस समय वैलिड है, और इस पे आगे जो फंक्शन है वो भी वैलिड होंगे। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी यही डालते हैं एनुअली, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सबमिट कर देंगे, मतलब हमारी एंटिटी भी तैयार हो गई। तो ये हमारी टॉप पे आगे देखिए एंटिटी सिक्योर बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हिंदी, ठीक है। तो अभी तक हमने अथॉरिटी डॉक्यूमेंट बना लिया, हमने साइटेशन बना लिया, और एंटिटी भी हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। एक एक करके इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हर चीज का क्या मतलब है और कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल मैंने ये दे रखी है, आप इनको जरूर पढ़ें ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारा काम आता है पॉलिसी बनाना। अब पॉलिसी इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल इंटरनल रूल रिटर्न इन रेस्पॉन्स टू अ रेगुलेशन। जी हाँ, रेगुलेशन आई जिसको हमने अथॉरिटी डॉक्यूमेंट में डाला, उसके और स्पेसिफिक जाए तो हमने एक साइटेशन बनाई उस कॉरस्पॉन्डिंग चीज के लिए, ठीक है, जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगी। फिर हमने एक एंटिटी बना ली, मतलब हमने स्कोप डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे पॉलिसी बनाएंगे जिसमें हम लोग ऑफिशियली उसमें कुछ रूल्स लिखेंगे कि हमें ये फॉलो करने हैं फ्यूचर में, ताकि हम उस साइटेशन को फॉलो कर पाए जो रेगुलेटर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द अथॉरिटी डॉक्यूमेंट टेल्स यू व्हाट द रेगुलेटर रिक्वायर, देन द पॉलिसी टेल्स योर ऑर्गेनाइजेशन हाउ यू विल मीट दैट रिक्वायरमेंट इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। क्योंकि इंटरनल पॉलिसी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बैंक की पॉलिसी है, तो कुछ बैंक के हायर ऑफिशियल या फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ओनर और कुछ एक्सपर्ट्स बैठ के एक पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रियल एग्जांपल में देखिए, सेबी ने कहा एनफोर्स स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फॉर कस्टमर्स फेसिंग एप्लीकेशन
सेबी ने बोला जितने भी कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन है उनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन रखना है। तो यहाँ पे हमारे बैंक ने क्या लिखा, ऑल मोबाइल बैंकिंग यूजर मस्ट हैव मिनिमम 8 कैरेक्टर पासवर्ड्स विद एमएफए ऑन एवरी लॉगिन। हर लॉगिन पे हम एक तो एमएफए देखेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, और दूसरा जो कैरेक्टर्स हैं पासवर्ड वो मिनिमम 8 होने चाहिए। तो ये हमने इंटरनल एक पॉलिसी बनाई। अब इस सेम पॉलिसी को हम सर्विस नाउ में बनाएंगे, मतलब जीआरसी एप्लीकेशन में बनाएंगे। तो देखिए इस पॉलिसी से फर्दर हम क्या क्या बनाएंगे, हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे, एक्सेप्शंस बनाएंगे, सब चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिसी का एक रिकॉर्ड बनाते हैं। तो लेट्स गो टू दिस। अब यहाँ पे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में आप देखें पॉलिसी है यहाँ पे, क्लिक ऑन न्यू। सिंपल बेसिक फील्ड्स है, इनमें मैं वैल्यू फिल करता हूँ। तो देखिए सारी वैल्यूज मैंने भर ली हैं। ये है नेम, मोबाइल बैंकिंग एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी हिंदी। ये हमारा टाइप है, टाइप में और भी चीजें हैं। अभी फिलहाल हम पॉलिसी बना रहे हैं इसलिए पॉलिसी यहाँ पे टाइप लेंगे। इसके बाद है ओनिंग ग्रुप, जो इस पॉलिसी को ओन करता है उसका नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप का। सारे ऑप्शन है यहाँ पे टोटल ग्रुप्स के। उसके बाद है ओनर। इसके बाद है ओनर फील्ड, तो ओनर कौन है इस पॉलिसी का वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। एक चीज याद रखनी है, देखिए यहाँ पे केवल 2 यूजर दिख रहे हैं। 2 यूजर इसलिए दिख रहे हैं पूरे यूजर टेबल में क्योंकि इन्हीं 2 यूजर्स के पास हमारा जीआरसी रोल है। ठीक है, तो जितने भी जीआरसी के अंदर हम लोग यूजर फील्ड्स देखेंगे उनमें ज्यादातर आप उन्हीं यूजर्स को सेलेक्ट कर पाएंगे जिनके पास जीआरसी का रोल होगा। तो फिलहाल मैंने 2 यूजर्स को दिया हुआ है, तो इसमें से एक मैंने सेलेक्ट किया है एली। एली इज द ओनर ऑफ दिस पॉलिसी। कॉम्प्लायंस स्कोर अभी 0 है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। पॉलिसी कैटेगरी क्लिक कीजिए, क्या है इसके अंदर, किस कैटेगरी में आती है। यहाँ पे कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है क्योंकि डेमो है। आप चाहें तो एक नई कैटेगरी बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उतना इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद है स्टेट। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये ड्राफ्ट में है क्योंकि अभी तक हमने इसको सबमिट नहीं किया है। ठीक है, धीरे धीरे इसके स्टेट को हम चेंज करेंगे। उसके बाद हमारा आता है वैलिड फॉर्म। तो वैलिड फॉर्म है, पूरी यहाँ पे डेट आपको देखनी है, कब तक ये पॉलिसी आप रखना चाहते हैं, कब ये एक्सपायर होगी, तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। अप्रूवल मेथड्स 2 ऑप्शन है आपके पास, अप्रूवल रूल का यूज कीजिए या फिर सिंपल अप्रूवर्स को ऐड कीजिए। तो जो आपके पास ऑप्शन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल दोनों के अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड किया है, जस्ट सो दैट हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर पाए। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, बेसिक डिस्क्रिप्शन, द पॉलिसी मैंडेट एमएफए एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल फॉर ऑल मोबाइल बैंकिंग यूजर्स ऑफ सिक्योर इंडिया बैंक। ओके, तो इस बैंक के लिए जितने भी यूजर्स हैं जो कि मोबाइल बैंकिंग करते हैं उनको हम एमएफए इनेबल करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा टेक्स्ट मैंने लिखा है ताकि चीजें और क्लियर हो पाए जो भी इस पॉलिसी को पढ़े। बॉटम में देखिए नॉलेज बेस, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं सबमिट करूंगा एक हमारा आर्टिकल बन जाएगा। तो जैसे पॉलिसी बनेगी उसके रिलेटेड एक नॉलेज आर्टिकल भी बन जाएगा जो कि उस कंपनी के नॉलेज बेस में रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सर्विस ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली कर रहा है। इसके बाद कुछ और टैब्स हैं, इनमें ज्यादा अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो सिंपली अब हम सबमिट करेंगे। तो ये मेरी पॉलिसी आपके सामने है, इसको मैं फिर से ओपन करूंगा। अब देखिए ऊपर बटन दिख रहा है जिसका नाम है रिक्वेस्ट रिव्यू, उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिव्यू के पास चला जाएगा। रिव्यू भी मैं ही करूंगा क्योंकि यहाँ पे सिस्टम एडमिन में ही मैंने रिव्यू डाला है। ठीक है, अब मैं करूंगा रिक्वेस्ट अप्रूवल। ठीक है, तो जो भी पॉलिसी को मैनेज कर रहा होगा सर्विस नाउ में उसके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे, वो धीरे धीरे करके पॉलिसी को रिक्वेस्ट कर सकता है अप्रूवल, और यहाँ पे जितना भी रिव्यू सब करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया, रिक्वेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो अप्रूवर है वो सेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा अप्रूवल्स पे। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक यहाँ पे रिक्वेस्टेड है। ओके, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं किस चीज के लिए हमारा अप्रूवल आया है। सेम पॉलिसी के लिए यहाँ पे अप्रूवल आया है। नीचे देखिए सारी डिटेल है, मैं इसको देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको अब अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव करते ही इसको रिलोड करेंगे। अप्रूव करते ही देखिए पॉलिसी पब्लिश हो गई। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है। इसके बाद बेस्ड ऑन डेट या जब भी आप चाहें इसको रिटायर कर सकते हैं, ये आपको एज ए एडमिन ऑप्शन है यहाँ पे। जो भी पॉलिसी मैनेज करेगा उसके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है।
यहाँ पे लिखा है डू नॉट पब्लिश द पॉलिसी येट। ओके, मे भी कुछ रीजन होगा, इसलिए मैं इसको दोबारा से ड्राफ्ट में चला जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी पब्लिश नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखिए एडिट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। फॉर सम टाइम के लिए मैंने इसको एडिट किया, तो अब ये पॉलिसी दोबारा से ड्राफ्ट स्टेट में चली गई। तो देखिए इस तरह से पॉलिसी का लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ड्राफ्ट में ही रखते हैं, जैसा कि डॉक्यूमेंट वहां पे कह रहा है। बॉटम में आप देखिए दो तरह से इसकी हिस्ट्री आ गई, पहले ये हमने आगे ले गए, अब इसमें हमने दोबारा से, क्योंकि हम रिवाइज किया है इसको, तो यहाँ पे वो चीज भी यहाँ पे हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, एट द बॉटम आप और चीजें देख सकते हैं, काफी चीजें इसमें लिंक हो गई हैं। धीरे धीरे सबका आपको क्लियर होगा। अप्रूवल जो एक बंदे का था जो कि सिस्टम एडमिन, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पे और देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। डू नॉट पब्लिश द पॉलिसी, कीप द पॉलिसी इन ड्राफ्ट, वी नीड टू क्रिएट एंड लिंक द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ओके, एंड देन पब्लिश द पॉलिसी इन स्टेप नंबर 5। तो बेसिकली यहाँ पे एक और चीज बनानी है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग इस दोनों को लिंक करेंगे और उसके बाद इस पॉलिसी को पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ वैलिड पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। अब आता है स्टेप नंबर 4 विच इज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। इसी की बात हो रही थी, राइट? तो क्या होता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव? अ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सिट्स बिटवीन पॉलिसी एंड द कंट्रोल। It is a broad statement that define what need to be achieved to comply with the policy. तो देखिए ये एक तरह से पॉलिसी और कंट्रोल, जो हम पॉलिसी बनाते हैं और उसको मैनेज करने के लिए जो हम कंट्रोल बनाएंगे, कंट्रोल का मतलब जो हम प्रॉपर चेक्स लगाएंगे जिनके थ्रू हमें जान पाएंगे कि ये पॉलिसी एक्चुअल में फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके बीच की चीज होती है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली उस कंट्रोल का एक ब्रॉड लेवल पिक्चर है ये। ठीक है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इट इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी अचीव टू कंप्लाई विद द पॉलिसी। पॉलिसी से कंप्लाई होने के लिए एक ब्रॉड लेवल ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, अब ये हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ पे ये कैसे लिंक होगा? देखिए पॉलिसी के अंदर आता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमारे साइटेशन से भी लिंक होगा, जिससे कि रेगुलेटर भी यहाँ पे देख सके कि भैया हम इस पॉलिसी को किस लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद एक्चुअल कंट्रोल क्या है वो भी इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे कुछ फील्ड्स हैं, इनको मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे पॉलिसी को ओपन रखेंगे, अब हम जाएंगे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर ही है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, क्लिक करेंगे। तो देखिए आउट ऑफ बॉक्स ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बेसिकली आप कंट्रोल्स की कैटेगरी कह सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल और अच्छे से अगले स्टेप में मैं आपको क्लियर करूंगा, फिलहाल हम न्यू पे क्लिक करते हैं। सब चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, इन सारी वैल्यूज को मैं भर लेता हूं पहले। तो देखिए बेसिक फील्ड्स मैंने भर ली है, ये है प्रॉपर नेम, एमएफए एनफोर्समेंट, मोबाइल बैंकिंग हिंदी, यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया, ये पेरेंट कॉम्प्लायंस स्कोर आप जानते हैं, मेन है यहाँ पे, एक्टिव है। इसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन कैटेगरी है। क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल कौन से कंट्रोल होते हैं, जैसे कि एरर आने से पहले ही आपने प्रिवेंशन कर लिया तो उसको हम प्रिवेंटिव कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी में कोई मोबाइल बैंकिंग में 3 गलत पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन नहीं कर पाएगा, राइट? तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस को, इसलिए ये प्रिवेंटिव है। इसके बाद टाइप है कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे हैं। ठीक है, इनमें से हमने कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट किया जो इसको बेस्ट सूटेबल है। इसके बाद आप अटेस्टेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने अटेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे के सारे अटेस्टेशन मैट्रिसेस हैं, मतलब हर लेवल के अटेस्टेशन यहाँ पे है, हर चीज को आप अटेस्ट करना चाहिए। अटेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी टाइम टू टाइम हमें चेक करनी है, इसलिए अटेस्टेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीआरसी अटेस्टेशन दे दिया, क्लासिक अटेस्टेशन, ओके। उसके बाद बॉटम में कुछ नहीं दिख रहा, ओके, इसको जस्ट सबमिट करते हैं या सेव करते हैं। सबमिट करने के बाद बॉटम में चलते हैं, देखिए यहाँ पे पॉलिसी का एक टैब है, तो आप इसको हम अपनी पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हैं। अटैच करिए, ढूंढिए अपनी पॉलिसी, ये हमारी पॉलिसी है, यस यहाँ पे दिख रही है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमारी पॉलिसी के साथ लिंक हो चुका है। चलिए डॉक्यूमेंट पे चलते हैं
आफ्टर सेविंग यहाँ पे ये वही बोल रहा है, आप जाके वहां पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद साइटेशन भी आप वहां पे ऐड कीजिए। जो हमारी साइटेशन थी जो हमने अभी बनाई है उसको भी यहाँ पे ऐड करना है इस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइटेशन का ऑप्शन है, क्लिक ऑन एडिट, रन फिल्टर, ये है। जी हाँ, यही सेम था, सेक्शन 5.2 MFA एनेबल्ड फॉर ऑल कस्टमर। ठीक है, ये सेम हमने बनाया, इसको भी सेव कर देते हैं। लिंक कर दिया हमने हिंदी वाले को इसको। तो साइटेशन भी हमने इस पर्टिकुलर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में ऐड कर ली है। यहाँ पे एक चेकबॉक्स भी हमने देखा था, क्रिएट कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली। इफ दिस चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड, कंट्रोल विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली फॉर द मैप्ड एंटिटी। तो देखिए, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली नीचे बन जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको कंट्रोल मैनुअली बना के दिखाऊंगा, इसलिए यहाँ पे हम इस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। आप देखिए आता है हमारा ऑप्शन कंट्रोल। काफी देर से मैं कंट्रोल कंट्रोल बोल रहा हूँ, एक्चुअल में कंट्रोल क्या है अब आपको चीजें क्लियर होंगी। कंट्रोल इज द एक्चुअल टेक्निकल और ऑपरेशनल एक्शन दैट एनफोर्स योर पॉलिसी। देखिए, पॉलिसी तो आपने बना दी, ये तो एक लॉ है, लेकिन इसको एनफोर्स कैसे करना है वो हम कंट्रोल के थ्रू करते हैं। तो एक पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए आप एक्चुअल में क्या टेक्निकल या ऑपरेशनल एक्शन ले रहे हैं उसको आप कंट्रोल बोलेंगे। तो आप एक या एक से ज्यादा कंट्रोल बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी को एनफोर्स कराने के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, थिंक ऑफ इट लाइक पॉलिसी इज अ लॉ एंड कंट्रोल इज द पॉलिस एनफोर्सिंग द लॉ। ओके, एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है, अगर एनफोर्समेंट नहीं होगा आपको पता कैसे चलेगा कि क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है प्रॉपरली, लोग उसको यूज कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। So without controls, a policy is just a document. Nobody is actually checking if the rule is being followed or not. Okay, I hope this is crystal clear to you now. तो यहाँ पे देखिए क्या हम करेंगे, ये हमारी पॉलिसी जो कह रही थी ऑल मोबाइल बैंकिंग यूजर मस्ट हैव MFA। जी हाँ, पॉलिसी में ये लिखा था। कंट्रोल हमारा क्या कहेगा, द मोबाइल बैंकिंग सिस्टम मस्ट टेक्निकली इन्फोर्स MFA ऑन एवरी सिंगल लॉगिन अटेम्प्ट। ओके, नो लॉगिन कैन कंप्लीट विदाउट MFA। तो ये हमें सिस्टम में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन लेवल पे जाके हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, वहां पे जो लॉगिन रूल्स हमने लिखे हैं उनमें चेकिंग करनी पड़ेगी, ये हमने उसमें काइंड ऑफ वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, जिससे कि 3 लॉगिन के बाद लॉग आउट हो जाए अगर आपने MFA से ऑथेंटिकेशन नहीं की है तो। और ये करेगा कौन, कंट्रोल ओनर करवाएगा या करेगा। अब वो कौन होगा, वो एक IAM इंजीनियर हो सकता है, राइट। क्योंकि भाई टेक्निकल काम करना है तो जो IT का बंदा है वही तो करेगा, एज सिंपल एज दैट। द पर्सन हु कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द सिस्टम, और इम्प्लीमेंट करने के बाद वो रिपोर्ट निकाल के चेक करेगा कि ये एक्चुअली में वेरीफाई करेगा कि क्या एक्चुअली में पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। मतलब आपकी कंपनी में 100 यूजर है, 100 यूजर्स की रिपोर्ट निकाली जाएगी कि इनमें से कितने लोगों ने MFA एनेबल किया। ओके, कितने लोगों को इशू आया, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या कंट्रोल काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कंट्रोल काम कर रहा है तो मतलब पॉलिसी काम कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रहा है तो पॉलिसी काम नहीं कर रही। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, कंट्रोल इज द मोस्ट सेंट्रल ऑब्जेक्ट इन पॉलिसी एंड कंप्लायंस, एवरीथिंग कनेक्ट्स टू इट। जी हाँ, अब देखिए कंट्रोल की भी लाइफ साइकिल होती है, कंट्रोल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ा मैंने डिटेल दिया था अभी, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव ये सब क्या होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट पे आना मैंडेटरी है, इसके बिना पूरा क्लियर पिक्चर आपको नहीं मिलेगी। अब हम देखिए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। देखिए इसी एप्लीकेशन के अंदर एक यहाँ पे पूरा सेक्शन है जिसको हम कंट्रोल कहेंगे, क्लिक ऑन ऑल कंट्रोल्स, क्लिक ऑन न्यू। अब ये फील्ड्स मैं जल्दी से भर लेता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल की वैल्यूज मैंने भर ली हैं, मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे लिखा इनहेरिट फ्रॉम द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, मैंने इसको चेक कर दिया। तो उसके बाद नेम, उसके बाद बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मैंने इसको सेव कर दिया है, अब मैं आगे इसको एडिट भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव, तो ये कंट्रोल इस तरह से आप बिहेव करेगा। जो एंटिटी का हमारा ओनर था, राइट, जिम मैथ्यूज, सेम ओनर इसका हमारे कंट्रोल का भी बन चुका है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जैसे कि
एंटिटी, वही एंटिटी जो हमने बनाई है उसको यहाँ पे लिंक कर दिया हमने इस कंट्रोल से। ये इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसको हमने की कंट्रोल बना दिया। ठीक है, की कंट्रोल मतलब ये मेन कंट्रोल है हमारा। इसका वेटेज कितना है, तो हम यहाँ पे 10 से ज्यादा ही कर देते हैं क्योंकि की कंट्रोल है। इसको हम रख देते हैं 60। ओके, अब यहाँ पे एनफोर्समेंट क्या है, आप इस कंट्रोल को आपको एनफोर्स करना है तो दो ऑप्शन है। आप इसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं वॉलेंटरी, तो वॉलेंटरी बना के तो कुछ फायदा है नहीं। हम तो इस कंट्रोल को एनफोर्स कराना चाहते हैं मैंडेटरी बना के, राइट, सबको यूज करना है, सबको फॉलो करना है। तो इसलिए हमने मैंडेटरी किया। बाकी सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं जो कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से आई है, आपको मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे अगेन अटेस्टेशन का ऑप्शन आया, तो सेम हमने क्लासिक अटेस्टेशन यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे ओके, मैं चेक तुमासी को हटा देता हूँ, एक ही को रखते हैं, 2 बार अटेस्टेशन भरना पड़ेगा हमें अदरवाइज। ठीक है, तो जो भी आपका अटेस्टेशन बंदा है जो इसको अटेस्ट करेगा, इसको चेकिंग करेगा कि इसकी वैलिडिटी क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिट किया है फ्रॉम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, तो वहीं से ओनर जो उसका था उसी का नाम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और ये एनुअली है। ठीक है, तो इसको मैं आप सेव कर दूंगा अगेन, क्योंकि कुछ चेंजेस मैंने किए हैं। ये अभी ड्राफ्ट में है, इसको हम आगे ले जाएंगे। इसको हमें कहाँ तक लाना है, मॉनिटर तक, क्योंकि कंट्रोल तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक वो मॉनिटर में नहीं होगा। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट स्टेट में है। ठीक है, इसका मेन स्टेट है मॉनिटर, तो आपको मॉनिटर तक लाना है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मूविंग द कंट्रोल टू मॉनिटर स्टेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम अटेस्ट पे क्लिक करेंगे। अटेस्टेशन देखिए बन चुके हैं एट द बॉटम, यहाँ पे अटेस्टेशन है। ये किसको असाइन है, जिम को। तो अब देखिए हमको जिम को इम्पर्सोनेट करना पड़ेगा, पर यहाँ पे मैं नहीं करूंगा इम्पर्सोनेट। मैं एक इनकॉग्निटो मोड में सेम इंस्टेंस खोलूंगा। ठीक है, आप भी ऐसा करें, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है बार बार करने के लिए। यहाँ पे इस विंडो में मैं एक अलग सेशन चलाऊंगा जिसमें मैं पहले एडमिन से लॉगिन करूंगा, उसके बाद उसको इम्पर्सोनेट करूंगा। तो मेरा इम्पर्सोनेशन वाला सेशन यहाँ पे चलता रहेगा और दूसरा सेशन मेरा यहाँ पे मेन ब्राउजर में चलता रहेगा। सर्च आवर यूजर जिम मैथ्यूज। ओके, सेलेक्ट इम्पर्सोनेट, क्योंकि इसको भी जीआरसी रोल है तो इसको भी यहाँ पे पॉलिसी एंड कंप्लायंस दिख रहा है। ठीक है, माई अटेस्टेशंस अंडर कंट्रोल्स। ओके, तो सेम अटेस्टेशन यहाँ पे है हमारे सेम ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए, एमएफए एनफोर्समेंट मोबाइल बैंकिंग हिंदी, क्लिक ऑन इट। ये यहाँ पे इसको अटेस्ट करेगा पहले। ओके, टेक असेसमेंट, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर करेंगे जिससे अटेस्टमेंट हो जाएगा। एक एविडेंस अटैच कीजिए इसमें। यहाँ पे तो मैं सैंपल यहाँ पे लगा रहा हूँ, बट एक्चुअल में यहाँ पे आपको एविडेंस अटैच करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या कंट्रोल बन चुका है। तो आपको ये बताना है एज अ ओनर, जी हाँ बिल्कुल बन चुका है, और उसका एविडेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसी का मतलब होता है अटेस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अटेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी विंडो पे जाते हैं नॉर्मल ब्राउजर की। अब मैं इसको अगर रीलोड करूंगा तो होपफुली ये आगे बढ़ चुका होगा हमारा कंट्रोल। यस, अटेस्ट हो चुका है, अब ये रिव्यू स्टेट में है। अब इस पे हम मॉनिटर पे ले जाएंगे, तो हमारा कंट्रोल अब मॉनिटर स्टेट पे आ चुका है। ठीक है, जब आगे मॉनिटर पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये अब एक्टिव है और एनफोर्सेबल है, मतलब अब ये एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है जितने भी ओनर फीड्स हैं उनमें जीआरसी का रोल होना जरूरी है, तभी वो वहां पे दिखेंगी। बाकी और चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगला स्टेप आता है इंडिकेटर। देखिए एक एक स्टेप को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पॉलिसी आपने देखी, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद एक कंट्रोल बना दिया, अब उस कंट्रोल को मेजर करना है, तो उसके लिए हमें इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। एन इंडिकेटर इज द मेजरमेंट दैट टेल यू वेदर योर कंट्रोल इज हेल्दी और फेलिंग। ठीक है, तो ये अगला स्टेप है जिसको हम कहेंगे इंडिकेटर। थिंक ऑफ इट लाइक हेल्थ चेकअप ऑफ योर कंट्रोल। तो कंट्रोल का क्या स्टेटस है, वेदर वो कंप्लाइंट है या नहीं है, ये यहाँ पे पता चल जाएगा। द कंट्रोल सेज व्हाट शुड हैपन। ओके, द इंडिकेटर मेजर वेदर इट इज एक्चुअली हैपनिंग और नॉट। ओके, तो ये एक और थर्ड स्टेप है जो हम इंडिकेटर यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारे रियल एग्जाम्पल में ये हमारा कंट्रोल है। अब इसको हम कैसे बताएंगे इंडिकेटर में,
what percentage of active mobile users are actually MFA enabled right now। तो हमारा इंडिकेटर का हम टारगेट देंगे कि भैया टोटल में से 95% से ऊपर अगर हमारे यूजर आ रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल को पास कर सकते हैं, मतलब इंडिकेटर ओके है। ठीक है, अगर उससे नीचे आ रहे हैं तो यानी हम कंट्रोल कंप्लाइंट नहीं है, तो यही चीज यहाँ पे हम करेंगे। इंडिकेटर फेल मतलब कंट्रोल बिकम नॉन कंप्लाइंट, इंडिकेटर पास मतलब कंट्रोल कंप्लाइंट है। और जैसे ही इंडिकेटर फेल होता है तो देखिए सर्विस नाउ ऑटोमेटिकली एक इशू भी बना देता है, ठीक है, ताकि जो भी इशू आ रहा है उसको तुरंत रिजॉल्व किया जा सके, जिससे कि हमारी जो चीजें हैं वो कॉम्प्लाइंट रहें। तो सर्विस नाउ की एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है मैकेनिज्म जिससे जल्दी से जल्दी इश्यूज पे एक्ट हो और आपकी चीजें कॉम्प्लाइंट रहे। केवल हम यहाँ पे स्टेटस नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक इनिशिएटिव भी ले रहे हैं जिससे कि इशू बन जाए और वो इशू रिजॉल्व हो। अभी पूरी प्रोसेस है, ठीक है, तो ये अब हम धीरे धीरे देखते हैं। तो देखिए कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक ऑटोमेटेड होता है। इन एक्चुअल सिस्टम्स मैनुअल तो बहुत कम लोग लगाते हैं, ऑटोमेटिक ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं अगर आपकी जो सिस्टम है वो फुल फ्लैज है। ठीक है, ऑटोमेटिक में क्या होगा, एक प्रॉपर आप जॉब चलाएंगे, वो जॉब डेटा पुल करेगा और यहाँ पे रिपोर्ट दिखा देगा। ठीक है, एक ऑर्केस्ट्रेशन भी हो सकता है, आपने कहीं पे जॉब चला, एक वर्कफ्लो चला, एक फ्लो चला और यहाँ पे डिटेल सारी आ गई। तो वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअल एक इंडिकेटर बनाएंगे और उसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए इंडिकेटर इन सब चीजों से कनेक्टेड है, अब आप ये समझ चुके होंगे, बार बार आ जाता है बट ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अब हम इंडिकेटर बनाएंगे। हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक अलग से सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, क्लिक ऑन इंडिकेटर्स। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये है कुछ इंडिकेटर्स की वैल्यूज कैटेगरी। यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी होती है, हमारे एक रिस्क इंडिकेटर भी होता है, तो वो हम नहीं बना रहे हैं, हम कंट्रोल इंडिकेटर बना रहे हैं। आप चाहे तो किसी टेम्पलेट से इनहेरिट कर सकते हैं, आप पहले से टेम्पलेट बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये काम डेली का भी हो सकता है, कई सारे आपको चीजें बनानी है तो बेसिक चीज तो सेम रहेंगी, बेसिक फील्ड्स तो आप यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट से ला सकते हैं। बट अभी हम नहीं बनाएंगे, नेम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, अपनी एंटिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये सारी वैल्यूज भर के मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बेसिक वैल्यू मैंने भर ली है सारी। नेम आप जानते हैं हिंदी के साथ मैंने ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे हमने बोला है इस इंडिकेटर को पास या फेल होने के लिए हमें 95% चाहिए, 95% तक अगर यूजर्स आ रहे हैं तो वो पास है, अदरवाइज फेल है। ठीक है, एंटिटी कनेक्ट कर दी, कंट्रोल कनेक्ट कर दिया, ओनर अपने आप आ गया यहाँ पे जैसे हमने कंट्रोल ऐड किया। बॉटम में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, मेथड मैनुअल है, मैनुअल इंडिकेटर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। परसेंटेज हमारी परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे और देखिए टारगेट 95 हमने डाला है, अगर 95 आ जाता है तो वो पास माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है डेटा कलेक्ट करने के लिए वो हमने डाल दी। हमने बोला एक्सपोर्ट एमएफए स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम मोबाइल बैंकिंग आईएम सिस्टम। ओके, तो जो भी आपका आईएम मैनेजमेंट सिस्टम है वहां से आप एक रिपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए। ओके, काउंट कीजिए टोटल एक्टिव यूजर्स और वो यूजर जिन पे एमएफए इनेबल्ड है और उसका परसेंटेज निकाल के यहाँ पे डालिए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले टैब पर। ज्यादा इसमें कोई खास है नहीं। स्केड्यूल में देखिए अभी आपके ऊपर है आप कितनी बार ये इंडिकेटर को चलाना चाहते हैं, कितनी बार ये डेटा देखना चाहते हैं। तो जनरली लोग मंथली देखना चाहते हैं, ओके, तो मंथली हमने कर दिया। बाकी सब चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा उनमें नहीं कुछ करना है, क्लिक ऑन सेव या सबमिट। तो अब हमारा इंडिकेटर रेडी हो चुका है। इसके बाद अब इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट हियर। तो यहाँ पे देखिए एन इंडिकेटर टास्क विल बी क्रिएटेड, इट टेक्स सम टाइम। तो क्योंकि इंडिकेटर मैन्युअली है तो एक टास्क बनेगा, वो टास्क किसको असाइन होगा, कंट्रोल ओनर को असाइन होगा। ठीक है, या फिर उस आईएम इंजीनियर को असाइन होगा जो कि उस कंट्रोल को देख रहा है और वहां से रिपोर्ट निकाल के देगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा वेट करने के बाद इसको बॉटम में आपको यहाँ पे एक टास्क दिखेगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेट मी रिलोड। तो यहाँ पे देखिए ओपन टास्क, राइट। यहाँ पे एक हमारा टास्क बन के रेडी हो चुका है और ये किसको असाइन हुआ है, जिम मैथ्यू को। आप जानते हैं जिम मैथ्यू कौन है, जिम मैथ्यू इज द कंट्रोल ओनर। ठीक है, कंट्रोल का ओनर है जिम मैथ्यू। ओके, इसलिए देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस टास्क को ओपन करेंगे।
जिम मैथ्यू जाएगा, रिपोर्ट निकालेगा और यहाँ पे अपडेट करेगा। ठीक है, क्या अपडेट करेगा? रिजल्ट अपडेट करेगा। कैसे? पास है या फेल है। सपोज जिम मैथ्यू ने जो रिपोर्ट निकाली, टारगेट 95 है, उसको मिला 98। ठीक है, 98% लोग कॉम्प्लाइंट है, 98% यूजर के पास एमएफए है। तो इस केस में यहाँ पे वो ऐड कर देगा और यहाँ पे रिजल्ट पास कर देगा। ठीक है, अब फाइनली हम इसको क्लोज कर देंगे, मतलब मैथ्यू क्लोज कर देगा, इसको सेव कर देगा। तो यानी इंडिकेटर रिजल्ट यहाँ पे बन चुका है, हमारा इंडिकेटर काम कर रहा है। तो देखिए इंडिकेटर यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब मैं जाके आपको सिस्टम में दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना कंट्रोल खोलेंगे। ये हमारे कंट्रोल्स हैं, क्लिक ऑन कंट्रोल। आप देखिए, अगर आप हिंदी वाला कंट्रोल देखेंगे, ये हमारा हिंदी वाला कंट्रोल है, इसको मैं शो मैचिंग करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए स्टेटस, ये कंप्लाइंट है। क्यों? क्योंकि जिम ने बताया। जिम ने कैसे बताया? इंडिकेटर टास्क में उसने अपडेट किया। क्या अपडेट किया था? वैल्यू 98 परसेंटाइल है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं आसानी से कंप्लाइंट है। अगर आप अपनी एंटिटी खोलते हैं, यहाँ से मैं एंटिटी खोलता हूँ, तो यहाँ पे एंटिटी का आप कंप्लायंस देख सकते हैं 100% है। क्यों? क्योंकि ये एंटिटी से रिलेटेड एक हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के ऊपर एक कंट्रोल लगा था, उस कंट्रोल के ऊपर एक हमारा इंडिकेटर था। सब एक एक ही चल रहा है और वो इंडिकेटर इस समय ट्रू वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए ये सब कॉम्प्लाइंट है। तो देखिए एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है, एक पॉलिसी से कई सारे कंट्रोल निकलते हैं, कई सारे कंट्रोल बनाए जाते हैं। अब जब ये कंट्रोल बनते हैं तो हर कंट्रोल का अपना स्टेटस होता है, हर कंट्रोल का अपना जो है रेस्पॉन्स होता है। कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं। तो उस केस में आप यहाँ पे वैल्यूज 80%, 20%, 60% वो देखेंगे। लेकिन अभी हमारा सब कुछ एक एक चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लाइंट दिखेगा। अब आप अपनी पॉलिसी भी देख सकते हैं जाके। तो चलिए अपनी पॉलिसी को एक बार देखते हैं। तो देखिए हमारी पॉलिसी पब्लिश्ड है और यहाँ पे इसका भी स्कोर कंप्लाइंट 100% है। तो देखिए इस तरह से चीजें चलती हैं। अब इसको मैं फेल करता हूँ। मैं ऐसा करना नहीं चाहता पर आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, एक टास्क बन गया, मैं फिर से एग्जीक्यूट कर दूंगा इस इंडिकेटर को। भैया आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। मैं भी कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद, सब समझने के बाद तब मैं जाके अब ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो भी 3 घंटे का बनेगा, उसमें से 45 या 1 घंटे का आपके लिए मैं निकालूंगा। तो यू कैन सी द एफर्ट विच आई एम पुटिंग हियर, नॉट ब्रैगिंग बट जस्ट टेलिंग यू। ओके, तो आप दोबारा से एक इंडिकेटर टास्क बनेगा, इसको फिर से रिलोड कीजिए। देखिए फिर से यहाँ पे एक टास्क बन गया। ठीक है, ओपन है, फिर से जिम को असाइन हुआ। जिम इसको खोलेगा। अब जिम क्या करेगा, इस समय वैल्यू देगा 60%। ठीक है, अब सब कुछ बदल जाएगा, पूरे जज्बात बदल जाएंगे। तो कैलकुलेटेड फील्ड देखिए अपने आप हो गई, कैलकुलेशन अपने आप यहाँ पे आ गई, राइट। अगर मैं यहाँ पे 98 देता हूँ, तो देखिए कैलकुलेशन पास हो गया, रिजल्ट। ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, सर्विस नाउ ने सब कुछ दिया हुआ है। तो अब हम 60% देते हैं, तो रिजल्ट फेल हो गया। आप मैन्युअली भी डाल दिए, फेल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब सब कुछ बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपने कंट्रोल को रिलोड करते हैं। तो देखिए आप कंट्रोल यहाँ पे नॉन कंप्लायंट दिखा रहा है, राइट। तो अब देखिए पॉलिसी को मैंने रिलोड किया, तो पॉलिसी यहाँ पे फिर से कॉम्प्लायंस स्कोर इसका नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे इंडिकेटर ने इस समय अब फॉल्स रिजल्ट दिया। एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने बात की थी, ये सब मैं बंद करता हूँ। अगर इंडिकेटर फॉल्स होता है तो हमारा एक इश्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो देखिए क्या इशू यहाँ पे जनरेट हुआ। ये तो इंडिकेटर रिजल्ट्स है, आप देखिए। एक बार 60 दिया था, एक बार 98 दिया था, सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम जाते हैं अपने कंट्रोल के ऊपर, क्लिक ऑन ऑल कंट्रोल्स। यहाँ पे हमारा ये नॉन कंप्लायंट दिखा रहा है, राइट। इस समय मॉनिटर पे है। बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इशू बना हुआ दिख जाएगा। इशू मैंने नहीं बनाया है, ऑटोमेटिकली ये इशू बना है। ठीक है, ताकि हम इस पे काम कर सकें। तो देखिए अब डॉक्यूमेंट क्या कहता है उसको देखते हैं जाके। तो यहाँ पे देखिए इशू है,
एन इशू इज कंफर्म कंप्लायंस प्रॉब्लम दैट नीड टू बी फिक्स। जी हाँ, इट इज रेज्ड व्हेन समथिंग इज नॉट वर्किंग एज इट शुड बी वर्किंग। So the control is supposed to enforce 95%, but it is showing 70 or whatever percent. That's why the gap is there, and that gap is known as issue. Okay? तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ये ऑटो क्रिएट होगा, अब इसको हमें फिनिश करना है, रिजॉल्व करना है। तो इस तरह से जो इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिक आते रहेंगे और उनका लाइफ साइकिल आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इशू है, इसको अब हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, रिजॉल्व क्या है, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। इशू की रेटिंग दीजिए, मॉडरेट है। सारी की सारी वैल्यू देखिए आपके सामने है, कौन सी एंटिटी है, कौन सा कंट्रोल है, कौन सा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। किस इंडिकेटर से ये इशू बना है तो वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर इशू में। इशू टाइप में नॉन कंप्लायंट टू अ पॉलिसी, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी बेस्ट हो वो आप ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्लायंस इशू है। ठीक है, इसको मैं अगर सेव करता हूँ अभी, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट परमिशन, तो यहाँ पे देखिए ये किसको असाइन है, जिम को। तो हम जिम के पास चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन कॉग्निटो में यहाँ पे है, यहाँ पे जिम ऑलरेडी है, तो ये माय ओपन इश्यूज पे क्लिक करेंगे तो ये जिम के इश्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जो अभी हमने ओपन किया है 2008, राइट, 2008 0008। इसको अब हम आगे ले जाएंगे, इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्लोज करने के लिए यहाँ पे इशू मैनेजर मेरे को देना होगा, तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में इसमें काम किया होगा किसी ने, वो सारी की सारी चीजें देखी होंगी एक्चुअल में, जिम ने जाके जाके सिस्टम को ठीक किया होगा और इश्यूज को रिजॉल्व किया होगा। या तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, पर ये जिम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसको सारा देखेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मैंडेटरी विच इज रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स क्या है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट। जी हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर काम कर दिया है। ठीक है, ये सब होने के बाद इसको सिंपली हम सेव कर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो इशू हमारा क्लोज हो गया। इसमें एक रेमिडिएशन टास्क भी बनता है। अगर हम देखिए इसको डायरेक्टली क्लोज नहीं करते हैं, हम धीरे एनालाइज पे जाते हैं, एनालाइज के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे एक रेमिडिएशन टास्क बनता। अगर आप रेस्पॉन्स में यहाँ पे रेमिडिएट लिखते तो यहाँ पे एक रेमिडिएशन टास्क बनता, तो उस टास्क को क्लोज करते और उसको आगे ले जाते। तो ये सारी प्रोसेस है। ओके, सिंपल, इसको मैंने अभी डायरेक्टली क्लोज कर दिया है, नो इश्यूज। अब चलते हैं आगे अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे ये देखिए क्लोज हो चुका है, इसको रीलोड करेंगे। अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो ये हमारा इशू था, इशू हमारा कंप्लीट हो चुका है। इशू से पहले भी कुछ था यहाँ पे देखिए, वो है एविडेंस रिक्वेस्ट। तो देखिए अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे ऑडिटर्स की। अब ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आपके सारे सिस्टम देखेगा, आपकी पॉलिसी देखेगा, आपके कंट्रोल देखेगा। ठीक है, आपके जो यहाँ पे इंडिकेटर के जो रिजल्ट हैं उनको देखेगा। ठीक है, जहाँ पे भी उसको लगता है कि मुझे अब यहाँ पे एविडेंस की जरूरत है, क्योंकि उनको एविडेंस चाहिए ताकि वो अपनी फाइनल रिपोर्ट बना सके, तो उस केस में एडिटर आपको एविडेंस रिक्वेस्ट बनाकर एविडेंस मांग सकता है। तो एन एविडेंस रिक्वेस्ट इज द फॉर्मल आस्क ऑफ द प्रूफ दैट कंट्रोल इज वर्किंग और दैट गैप इज एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है। तो थिंकिंग ऑफ इट एज ऑडिटर सेइंग यू सेड कंट्रोल इज इन प्लेस, शो मी द एक्चुअल प्रूफ। ओके, तो अगर आपने अपने इशू में या कहीं पे एक्चुअल प्रूफ नहीं लगाया तो भी वो यहाँ पे एक एविडेंस रिक्वेस्ट बना सकता है और यहाँ पे मांग सकता है। वो मेल पे भी मांग सकता है, पर क्योंकि हम सर्विस नाउ में कर रहे हैं तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, ताकि ऑडिटर भी आगे जाके देख सके, उनका भी जब ऑडिट हो तो पता चल सके कि ये सब चीजें मैंने मांगी थी, ये सब उन्होंने दी थी और उसके बाद वो सब चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हम कर सकते हैं। ये देखिए अंडर एविडेंस रिक्वेस्ट आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक ऑन एविडेंस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे न्यू एविडेंस रिक्वेस्ट करके ऑडिटर मांग सकता है, या फिर आप कंट्रोल में भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कंट्रोल को ओपन करूं तो देखिए लिंक भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, सब चीजों को। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसके बॉटम में जाऊं, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए एविडेंस रिक्वेस्ट। यहाँ देखिए ये है एविडेंस रिक्वेस्ट, यहाँ पे न्यू करके आप इस पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए आप एविडेंस मांग रहे हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे देखिए मांग रहा हूँ एमएफए का पूरा स्टेटस मांग रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो इस तरह से आप देखिए ऑडिटर क्या क्या करता होगा, पर मेरे हिसाब से एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट है। तो इसका मैं टाइप दूंगा, ऑब्वियसली ये ऑडिट के लिए है, राइट। रीजन क्या है, इंटरनल ऑडिट यहाँ पे हो रहा है, तो ये सब चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको असाइन हम कर देंगे किसको, लेट से जिम को ही असाइन कर देते हैं, क्योंकि जिम ही ये सारे काम कर रहा है, राइट। वही कंट्रोल ओनर है, वही हमें सब चीज देगा। यहाँ पे ड्यू डेट डाल देते हैं कल की। ठीक है, ड्यू डेट डालने के बाद ये सब चीजें दे दी हमने। अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। क्लिक ऑन रिक्वेस्ट एविडेंस, प्लीज क्रिएट एटलीस्ट वन एविडेंस कलेक्शन डिटेल। तो कैसे कलेक्शन करना है उसकी डिटेल आपको बॉटम में देनी पड़ेगी। ये है एविडेंस कलेक्शन डिटेल्स, इस पे न्यू क्लिक कीजिए। एविडेंस फॉर किसके लिए एविडेंस मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर देंगे, राइट। लेट से हम किसी इश्यू के लिए मांग रहे हैं या फिर कंट्रोल के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे कंट्रोल को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये हमारा हिंदी वाला कंट्रोल है। ओके, तो इस कंट्रोल के लिए मैं एविडेंस मांग रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड एविडेंस। ओके, तो यहाँ पे एविडेंस कलेक्शन इंस्ट्रक्शन है, जो कि मैं ऑलरेडी आगे देखिए लिख चुका हूँ कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके बाद उसको डाउनलोड कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे अलग से हम लिख रहे हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ताकि जो भी कलेक्टर है, डेटा डेटा कलेक्टर आसानी से कलेक्ट कर सके और हमें दे सके विद प्रॉपर प्रूफ एंड ऑल। तो यहाँ पे हम देंगे टेस्ट। अभी फिलहाल ये सब हम दे चुके हैं। ठीक है, सिंपली इसको सबमिट कर देंगे। अब फिर से यहाँ पे नीचे हमारा कलेक्शन डिटेल बन गया। अब हम रिक्वेस्ट एविडेंस करते हैं। टास्क इज जनरेटेड, क्योंकि जब मैनुअल हो रहा है तो यहाँ पे एक टास्क जनरेट होगा। ठीक है, ये हमारा टास्क है, ये जनरेट हो गया है। ये किसको असाइन हुआ है, जिम को। तो चलिए फिर से इनकॉग्निटो में चलते हैं। तो जिम के लिए हम एविडेंस रिक्वेस्ट खोलते हैं। ये हमारी एविडेंस रिक्वेस्ट है जो जिम के लिए ओपन की है। इसके बॉटम में जाएंगे तो आपको टास्क दिखेगा, ओपन इट। तो अब जिम को ये टास्क असाइंड हुआ है, तो देखिए जिम इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट द वर्क। जैसे एक्सेप्ट करेगा ये वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ चीजें कर सकते हैं, आप अप्रूवल लीजिए या फिर रिव्यू लीजिए। तो डायरेक्टली रिव्यू पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें जो ऑडिटर है उससे बोलना है कि तुम रिव्यू करो। तो क्लिक ऑन रिव्यू। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रिव्यू, यस आई वांट टू सबमिट द रिव्यू। ठीक है, तो ये अब रिव्यू स्टेट में चला गया है। अब यहाँ पे हम आएंगे अपने इस नॉर्मल विंडो पे, इसको रीलोड करेंगे। ये हमारी एविडेंस रिक्वेस्ट है, इसको ओपन करेंगे। तो यस, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है एक्सेप्ट द एविडेंस। वहां से जिम ने हमें बता दिया कि मैंने एविडेंस अटैच कर दिया है। तो बेसिकली हम एक चीज भूल गए, हमें यहाँ पे एक अटैचमेंट अटैच करनी थी। तो बेसिकली वो अटैचमेंट क्या होगी, जो भी यहाँ पे इसने फॉर्मेट दिया था, जिस तरह से स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ना था, उसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करके एक अटैचमेंट हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो अटैचमेंट यहाँ पे जो हमारा ऑडिटर है वो देखेगा। देखने के बाद वो यहाँ पे ये सब कर सकता है, या फिर रिक्वेस्ट रिवीजन दोबारा से रिवाइज कर सकता है, या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारी चीजें काम होती हैं। अब हमारा एविडेंस रिक्वेस्ट भी यहाँ पे काम हो गया। ठीक है, तो अब बॉटम में आएंगे इस कंट्रोल के, तो देखिए यहाँ पे एविडेंस रिक्वेस्ट भी हमारी तैयार है। इसको ओपन करेंगे। ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस में एविडेंस रिक्वेस्ट। एट द बॉटम आप देख सकते हैं ये अब क्लोज हो चुका है, जो हमारा एविडेंस टास्क था। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज भी आप देख रहे हैं, ऑल द एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड एंड रिव्यूड, प्लीज क्लोज द रिक्वेस्ट। तो आप सिंपल इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये सारा का सारा प्रोसेस है, इस तरह से एक चीज एक दूसरे से लिंक होती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर होगा। अब एक दो चीज बची है, चलिए उसको भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद हमारा रेमिडिएशन टास्क मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसमें आके सब कुछ कर सकते हैं। पॉलिसी एक्नॉलेजमेंट, तो पॉलिसी एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, देखिए आपने भी देखा होगा, जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पूछता है, एक्नॉलेज करवाता है यस और नो में। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सबसे हम फॉर्मली एक एक्नॉलेजमेंट लेंगे कि आपको
पॉलिसी आप ओके है नहीं है, ठीक है, तो वही यहाँ पे होता है। इट इज हाउ यू एंश्योर दैट द पीपल हैव फॉर्मली रेड एंड एक्सेप्ट द पॉलिसी। तो सिंपली हम जाएंगे पॉलिसी एक्नॉलेजमेंट में, या फिर अपनी पॉलिसी ओपन करेंगे। दिस इज आवर पॉलिसी, राइट, एट द बॉटम go to policy acknowledgement, or you see here acknowledgement campaign, click on it। ओनर ऑटोमेटिक आ गया। ऑडियंस आपको बनानी है। अब ऑडियंस क्या होगा, बेसिकली ऑडियंस कुछ ग्रुप्स होंगे, कुछ यूजर्स होंगे, तो वही यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने पहले से बना रखा है ओपी टीम्स, ओके। तो इसके अंदर कुछ यूजर्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। आप जब ओपन करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वही इसकी वैलिडेशन डाल दीजिए, कब तक ये वैलिड है। तो मैं 1 हफ्ते में चाहता हूँ कि मुझे सबका डिटेल आ जाए यहाँ पे। नंबर ऑफ डेज टू रेस्पॉन्ड, लेट्स से 5, ठीक है। बाकी चीजें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली अब इसको सेव कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ओके, अब आप बटन देख रहे हैं रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, क्लिक ऑन इट। एक्नॉलेजमेंट जा चुका है, और बॉटम में आप देख सकते हैं किस किस को गया है। रीलोड दिस, देख सकते हैं आप, ये सब लोगों को एक्नॉलेजमेंट गया हुआ है। तो चक तुमासी को भी गया है, चलिए उसका देखते हैं। इम्पर्सोनेट तो हम इनकॉग्निटो में ही करते हैं, राइट। तो लेट्स गो टू इनकॉग्निटो, क्लोज दिस, फ्रॉम जिम लेट्स इम्पर्सोनेट टू चक तुमासी। अब चकतुमासी का जो आपको दिखेगा वो यहाँ पे इसके पोर्टल में दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए इसके पोर्टल पे हम आ चुके हैं, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ओके। तो यहाँ पे जीआरसी में आप देखिए बॉटम में एक्टिविटीज है, पॉलिसी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे है, इस पे क्लिक कीजिए। ये आया हुआ है हमारी पॉलिसी के लिए, इसको व्यू कीजिए। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन है, एक्सेप्ट कीजिए, ओके। तो यस, यहाँ से एक्सेप्ट हो चुका है। आप अपने सिस्टम पे जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं। तो देखिए फॉर चेक तुमासी इट इज एक्सेप्टेड। तो यही सिंपल है पॉलिसी एक्नॉलेजमेंट का मतलब, ओके। तो इस तरह से ये काम करेगा। जब ये डेट खत्म हो जाएगी तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। लेट्स मूव टू अवर पॉलिसी वन मोर टाइम। एक चीज रह गई है, वो है पॉलिसी एक्सेप्शन। तो देखिए दोस्तों, एक पॉलिसी जब लागू होती है तो कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं, वो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हो सकते हैं, उसमें कुछ बिहेवियरल चैलेंजेस हो सकते हैं। तो वहां पे हम क्रिएट करते हैं पॉलिसी एक्सेप्शंस। वो हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि सिस्टम को ये पता रहे, और जो कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, उसको पता रहे कौन से यूजर्स हैं जो कि अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग पॉलिसी को एडहेर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ताकि जब ऑडिटर आए तो उसके सामने ही हम दिखा सके कि ये यूजर थे जो अभी पॉलिसी एडहेर नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका रीजन हम दे सकें, ताकि हमारी जो सिस्टम है उसका रिकॉर्ड खराब ना हो, हमारा कॉम्प्लायंस स्कोर खराब ना हो। तो इसलिए यहाँ पे आप सिंपली वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सेप्शन बना सकते हैं, ठीक है, न्यू करके। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप दे सकते हैं, आपका क्या रीजन है, फिक्स अनअवेलेबल, मेंटेनेंस विंडो अवेटिंग। तो ये सब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री रीजंस हैं जिसकी वजह से वो लोग उस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब डाल के फिर जस्टिफिकेशन डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ये अप्रूवल के लिए जाएगा, किसके लिए, पॉलिसी ओनर के पास जाएगा। पॉलिसी ओनर देखेगा, कंट्रोल ओनर देखेगा कि आप सच में सही बोल रहे हैं, नहीं वो बोल रहे हैं। वो आपसे प्रूफ मांग सकता है, वो आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकता है, और वो आपसे बोलेगा कि भैया ये कुछ टाइम के लिए है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30 दिन के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आज का डाला, और अगर मैं यहाँ पे 2 महीने की बाद की डेट डालता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है द ड्यूरेशन ऑफ दिस पॉलिसी एक्सेप्शन कैन नॉट बी मोर देन 30 डेज, ठीक है। 30 दिन से ज्यादा आप एक्सेप्शन नहीं ले सकते। तो सिंपली आपको इसको सबमिट करना है और उसको अप्रूवल लेके रखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो दोस्तों, यही था हमारा पूरा का पूरा पुराण, ठीक है। एक एक चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बावजूद भी कहीं पे आपको इश्यू आता है तो आप हमारा डॉक्यूमेंट जो कि मैंने दिया हुआ है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अच्छे से पढ़े समझे और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें। देखिए मैं भी बहुत थक चुका हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।